नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीतिकाल भाग 1 पढ़ने वाले हैं। हम नोट्स के माध्यम से आज रीतिकाल के कई सारे कवियों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि रीतिकाल का समय सीमा ईस्वी और विक्रम संवत में क्या है। तो रीतिकाल का समय सीमा पर अगर चर्चा करें तो इनकी समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, और अगर विक्रम संवत में बात करें तो 1700 से 1900 विक्रम संवत इसका समय है। अब विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल का नामकरण किया है, तो उन्होंने इस काल को किस नाम से जाना है और ये भी जानेंगे, और साथ में यह भी जानेंगे कि रीतिकाल नाम ही सर्वमान्य है और इस नाम के नामकरण करने वाले कवि कौन है। मिश्र बंधु इन्होंने, ये 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, जो कि सर्वमान्य है, और इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी के नामकरण के ही आधार पर रीतिकाल हम कहते हैं, यही सर्वमान्य है। आइए अब देखते हैं अन्य विद्वानों ने और क्या क्या नाम रखा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ये कला काल कहते हैं। अब रीतिकाल के प्रवर्तक किसने, रीतिकाल के प्रवर्तक किसको माना है, यह जानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र यह केशवदास को मानते हैं, और गणपति चंद्र यह भी केशवदास को ही मानते हैं। दोस्तों, अब हम रीति शब्द के अर्थ को जानेंगे। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है। काव्यांग किसे कहते हैं? जिसमें रस, छंद और अलंकार वर्णित हो। रूढ़ का मतलब है अस्थाई अर्थ वाला शब्द, जैसे नाक, पंकज, चावल। तो इस प्रकार से रीति शब्द का अर्थ हुआ कि रूढ़ शब्द, यानी किसी भी काव्यांश में विशेष के लिए रूढ़ शब्द। तो हमने यहाँ देख लिया कि काव्यांग किसे कहेंगे, तो उस रचना को जिसमें रस, छंद, अलंकार का वर्णन हो। और रूढ़ शब्द क्या है? जो अस्थाई अर्थ देने वाला हो, जो जिसे नाक, पंकज, चावल इत्यादि शब्दों को हमने यहाँ पर रखा है। अब हम देखेंगे रीति काव्य वह है जिसकी रचना विशिष्ट नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। इसके बाद हम रीति काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। रीति काव्य की विशेषताओं में श्रृंगारिकता, आचार्यत्व का प्रदर्शन, यानी इस समय जितनी भी रचनाएं रची गई उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही, और जिन विद्वानों ने रचनाएं रची उन्होंने अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, तो विशेषता कुछ इस प्रकार से है। और अलंकारिकता एवं चमत्कारिकता, यानी अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न करना, इन रीतिकाल की ये विशेषताएं रही है। कुछ अन्य विशेषताएं भी है। ब्रज भाषा की प्रधानता, जितनी भी रचनाएं हुई लगभग सभी ब्रज भाषा में ही रची गई, और जो भी रचनाएं हुई वो वीर काव्य हुई। भक्ति और नीति काव्य भी इस काल में हुई। रीतिकाल की धाराएं, रीतिकाल की 3 धाराएं हुई, जिसमें रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। अब हम बारी बारी से सभी धाराओं के बारे में जानेंगे कि रीतिबद्ध रचना किन कवियों ने किया
और रीतिबद्ध उनके किस काव्य विशेष प्रकार के कारण रीतिबद्ध कहा गया और रीति मुक्त उनकी किस विशेषता के कारण उन्हें रीति मुक्त कहा गया, रीति सिद्ध उनकी किस काव्य की विशेषता के कारण उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। तो आइए हम बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा। काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन इसमें किया गया, यानी सदियों से जो नियम परंपरा चल रही थी उसी का पालन करते हुए जिन कवियों ने काव्य सृजन किया वे कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आए। और इस काव्य धारा के जो कवि हैं वह हैं देव, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर आदि प्रमुख कवि है। यहाँ पर हम पद्माकर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, आप इसको सुधार लेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा में ऐसे कवियों जिन्होंने अपने काव्य में नियमों का पालन नहीं किया, यानी सदियों से जो परंपरा आ रही थी काव्यों को लिखने की, तो इन कवियों ने उन परंपराओं का पालन नहीं किया। इन्होंने अपने हृदय संवेदनाओं को स्वच्छंद और स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया। और इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि प्रमुख कवि रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में आने वाले कवियों और उनकी रचनाएं किस प्रकार से हुई। तो इस काव्य धारा में आने वाले कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया, लेकिन वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे बल्कि उनका आधार लेते हैं। बिहारी इस धारा के प्रमुख कवि है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। रीति शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भारत के नाट्य शास्त्र पर रचित कृपाराम के हित तरंगिणी, जिसका समय है 1541 ईस्वी रहा है। तो इस रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ अगर कहा जाए तो वह है हित तरंगिणी। यह नाट्य शास्त्र पर रचित है और इसके रचयिता कृपाराम है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें से एक है सर्वांग निरूपण कवि और दूसरा में है विशिष्टांग निरूपण कवि। इन कवियों के 3 वर्ग है, जिसमें रस, छंद और अलंकार का वर्णन किया गया है। सर्वांग निरूपण कवि कौन कौन से हैं? इसमें चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक, गोविंद देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप सिंह। तो दोस्तों कई बार कवियों के नाम को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इनमें से कौन कवि सर्वांग निरूपक है और कौन कवि विशिष्टांग निरूपक कवि है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है कि इसमें से हम किस कवियों को किस में रखें। अगर हम पढ़ेंगे और इसको रिवीजन भी करेंगे तो हम निश्चय ही अपने परीक्षा में सही उत्तर का चयन कर लेंगे। तो आप भी नोट्स जरूर बना लें। अब विशिष्टांग निरूपण कवियों में देखते हैं कौन कौन है। इसमें जो भी कवि है वो रस निरूपक है, जिसमें तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर, जपेई, बेनी, प्रवीण और मतीराम, ये सारे कवि आते हैं विशिष्टांग निरूपण में।
दोस्तों, विशिष्टांग निरूपण में जितने भी कवि आए हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, रस, अलंकार और छंद। तो विशिष्टांग निरूपण में आने वाले कवियों में हमने रस निरूपक के कवियों को देखा है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम अलंकार निरूपक कवियों को देखेंगे। अलंकार निरूपक कवि में है भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, दुलह, पद्माकर, गिरधरदास, रघुनाथ बंदीजन। इन कवियों की काव्य में अलंकार का निरूपण अत्यधिक है। अब छंद निरूपण कवि कौन कौन है? जिन कवियों की रचनाओं में छंदों का अत्यधिक प्रयोग है उन कवियों को छंद निरूपक कवि के श्रेणी में रखा गया। और रस, अलंकार और छंद निरूपण कवि, ये कवि विशिष्टांग निरूपण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए छंद निरूपक कवि को देखते हैं। इसमें है भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय। अब हम सबसे पहले कवि केशवदास के बारे में जानेंगे कि कवि केशवदास के किस प्रकार से इन्होंने कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानेंगे। आइए, केशवदास, जिनका समय है 1550 से 1610 ईस्वी। नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त इन्हें रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में, किंतु कालक्रम की दृष्टि से रीति काल में नहीं है। केशव अलंकारवादी आचार्य है। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में ये रहे। केशवदास जिस राजा के आश्रय में रहे वो राजा का नाम था इंद्रजीत सिंह। तो यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको लगाएंगे इस चिन्ह और नोट्स बनाएंगे। इनके आश्रय में रहे तथा इन्हें अपने गुरु के रूप में भी वे सम्मान देते थे। तो राजा इंद्रजीत सिंह जो थे वे अपने गुरु भी केशवदास को मानते थे। इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई इन्हें मित्र और मंत्री दोनों रूप में मानते थे। अब इनके इंद्रजीत सिंह के जो बड़े भाई थे वे इन्हें मित्र और मंत्री दोनों के रूप में मानते थे। तो निश्चय ही कवि का राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में बहुत ही मान सम्मान था। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1651, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, ये दोनों एक ही समय है इनका। रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित्र 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नख सिख और छंदमाल आदि इनकी रचनाएं हैं। जिन रचनाओं का समय सीमा सर्वमान्य नहीं है उन रचनाओं के समय सीमा को नहीं लिया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि केशवदास ने अपने किन रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तो इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल, इनकी 3 रचनाएं जो है यह रीति ग्रंथ है। इसमें छंदमाल में छंदों का वर्णन है। इसमें क्रमशः नवरस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। जितने भी का इनके ये ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल, इनमें नवरस यानी 9 रसों और अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। अब हम देखते हैं रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनकी प्रबंध रचना की पद्धति पर रचित रीति ग्रंथ है, जिसमें रसिक प्रिया में रस का वर्णन है और कवि प्रिया में अलंकार का वर्णन है।
रामचंद्रिका, रामचंद्रिका में राम कथा का इन्होंने वर्णन किया है और यह ग्रंथ प्रबंधात्मक ग्रंथ है। रतन बावनी, जिसमें वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका ये आश्रयदाताओं को प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं। इन्होंने इन ग्रंथों में अपने आश्रयदाताओं के लिए यह ग्रंथ लिखा। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका। अगला इनकी रचना है नख सीख। नख सीख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का इन्होंने वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। यह परीक्षा उपयोगी है, इन्हें जरूर नोट्स करेंगे कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा गया और किसने कहा, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब आइए बढ़ते हैं अगले कवि चिंतामणि। कवि चिंतामणि ये सर्वांग निरूपक कवि हैं और इनका समय 1609 से 1680 ईस्वी के मध्य अनुमानित है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी और रचनाओं में ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और कवित, सवैया, छंद, ये सभी प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। गोंडा, जहानाबाद जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे और राजा हमीर के कहने पर अपने भाइयों भूषण और मतीराम के साथ तिकवापुर में ये आ बसे थे। किसके कहने पर ये तिकवापुर में आ बसे थे? तो राजा हमीर के कहने पर। शाहजहां, रुद्र सिंह सोलंकी, जैनदी अहमद तथा नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रय में रहे। तो चिंतामणि कई सारे राजाओं के आश्रय में रहे, जिसमें से महत्वपूर्ण है शाहजहां, इनको आप जरूर याद रखेंगे, रुद्र सिंह सोलंकी, इन दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। वैसे सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। इनकी रचनाओं पर अगर बात किया जाए तो केशवदास की चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु श्रृंगार मंजरी, जिसका तेलुगु के संस्कृत गद्य ग्रंथ का अनुवाद इन्होंने किया था। श्रृंगार मंजरी जो कि कवि कल्पतरु के नाम से था और यह तेलुगु का संस्कृत ग्रंथ था और इन्होंने श्रृंगार मंजरी नाम से इस ग्रंथ का निरूपण किया था। और कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि विचार, रामायण, इनमें से ये 5 ग्रंथ ही उपलब्ध है। तो इनके कई सारे जो ग्रंथ है उनमें से 5 ग्रंथ ही महज उपलब्ध है। अब हम अगले कवि के बारे में जानेंगे। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का ये भी सर्वांग निरूपण कवि हैं और आचार्य पहले कवि बाद में। तो ये आचार्य भी थे और कवि भी थे। ये आगरा के निवासी थे और माथुर चौबे परिवार में इनका जन्म हुआ था। जयपुर महाराजा राम सिंह के आश्रय में ये रहे। 5 ग्रंथ इनके रचित है। रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिनी, नख सीख, प्रथम 3 ग्रंथ ही उपलब्ध है। तो इनके कुलपति मिश्र के प्रथम 3 ग्रंथ ही उपलब्ध है, रस रहस्य, संग्राम सार और दुर्गा भक्ति, ये 3 ही उपलब्ध है।
मुक्ति तरंगिनी और नख सिख ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगले कवि हैं वे हैं देव। देव इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। समय इनका है 1673 से 1767 ईस्वी। अनेक राजाओं रईसों के आश्रय में ये रहे। आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योग सिंह, सुजान मनी, अली अकबर खां, इतने सारे आश्रयदाताओं के पास कवि देव रह चुके थे। इनमें से परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उनमें से राजा कुशल सिंह और आजम शाह इन दोनों राजाओं को आप जरूर याद रखेंगे। इनके कुल 72 ग्रंथ रचित हैं, जिनमें से 15 ही उपलब्ध हैं। अब वो 15 जो ग्रंथ उपलब्ध है उनके हम नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध हैं, और उनमें से आपको कौन कौन से नाम को याद रखना है यह भी देख लेना है, क्योंकि परीक्षा में इन सभी, अगर इनके 15 ग्रंथ हैं तो सभी से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। केवल जो 15 उपलब्ध है उन 15 में से कुछ ही है, जैसे 3 या 4 है जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके ग्रंथ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे में चिन्ह लगाई हूँ जिन ग्रंथों पे, वो ग्रंथ जो है वो परीक्षा उपयोगी है, इसलिए इनको मैं हाईलाइट की हूँ। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान देंगे। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया, प्रपंच पदानुवाद। इनमें से भाव विलास, अष्टयाम और भवानी विलास, इन 3 ग्रंथों को आप जरूर याद कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक पर प्रबोध चंद्रोदय का पद अनुवाद है। राग रत्नाकर संगीत विषयक तथा देव शतक यह अध्यात्म विषयक काव्य है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। तो इन ग्रंथों में किस ग्रंथ में किनका उन्होंने चर्चा किया है, किन विषयों को लिया है, उन विषयों को भी जानना जरूरी है। आइए अब अगले कवि को देखते हैं। अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास ये भी सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। प्योढ़ा ग्राम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ इनका। 1734 से 1750 ईस्वी के मध्य प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के ये आश्रय में रहे। इनके 7 ग्रंथ है। भिखारी दास जी के 7 ग्रंथ उपलब्ध है। 7 ग्रंथ में है कौन कौन से यह भी देख लेते हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोनव पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा शतरंज शतिका। इनमें से भिखारी दास के काव्य निर्णय और छंदोनव पिंगल, इन रचनाओं को आपको जरूर याद रखनी होगी, क्योंकि इन्हीं रचनाओं से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आइए अब देखते हैं अगले कवि। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चूँकि रीति
काल को उन्होंने ऐसे लिखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी अगर पुस्तक से लाइन बाय लाइन पढ़े तो वो शायद समझ ही ना पाए। इसीलिए मैं उस किताब को पढ़ के और नोट्स बनाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कम समय में और ज़्यादा उपयोगी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही होगी और आप ज़रूर इससे लाभ उठाएंगे। अगले कवि प्रताप शाही। प्रताप शाही ये कवि रीतिकार टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड निवासी रत्नेश वंदीजन के ये पुत्र थे। चरखरी नरेश महाराजा विक्रम सिंह के आश्रय में थे। तो प्रताप शाही किसके आश्रय में थे? चरखरी नरेश महाराजा विक्रम सिंह के आश्रय में थे और ये रीतिकार टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कवि, रीतिकार, टीकाकार, इन सभी रूपों में ये प्रसिद्ध है। प्रताप शाही के 8 ग्रंथ जो है वह मौजूद है और वो 8 ग्रंथों के नाम कुछ इस प्रकार से है। जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंगार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नखशिख, रस चंद्रिका। इनमें से आपको याद रखना है श्रृंगार मंजरी, काव्य विनोद और जस चंद्रिका। भाषा भूषण इनके जो रचना है, जो कि जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसका आपने टीका लिखा है। रसराज जो कि मतीराम के द्वारा रचित है और इसका भी आपने टीका लिखा है। नखशिख जो कि बलभद्र के द्वारा है, इस ग्रंथ का भी आपने टीका लिखा है और बिहारी सतसई की टीकाएं भी आपने लिखी है। तो दोस्तों, यह हुआ रीतिकाल के कुछ कवियों। अभी इस वीडियो के बाद एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें रीतिकाल में आने वाले अन्य कवियों की भी चर्चा हुई है और उन कवियों के बारे में भी आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और आपको किस प्रकार का वीडियो पसंद है। आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? क्या बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी स्टेट की हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? तो हमें अपने सुझाव को ज़रूर बताइएगा ताकि उसी के आधार पर हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आए। दोस्तों, वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, समय निकालना पड़ता है। कई बार होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है। तो उसमें आप लोगों के अगर कुछ कमेंट्स होते हैं या आप लोग अगर वीडियो से लाभ उठाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो ये देखकर अच्छा लगता है और एक प्रेरणा से मिलती है, एक नई ऊर्जा आती है मन में वीडियो बनाने के प्रति। और आप लोग अगर वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं या अपनी सुझाव नहीं भेजते हैं तो फिर थोड़ा सा निराशा तो ज़रूर होती है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी जिन्होंने वीडियो को देखा उन्होंने कुछ भी अपनी सुझाव को नहीं दिया है। क्या कारण है और क्या इसमें और क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है? तो ये अपनी राय को आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।